ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है जी, और उसके बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। उस एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और कैसे कैसे वो काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स के बारे में हमने बात करी थी, अलग अलग डिस्कवरीज के बारे में बात करी थी कि कौन से साहब थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इस चैप्टर में अब हम अगला चैप्टर शुरू करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 के आसपास जाता है और इसी से ही हम अपना काम अब शुरू करने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ठीक है। सो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज हमारे सामने आती है वो है कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है। पहले तो ये बातें क्लियर कर लेते हैं। बताओ जी, एटम क्या हो सकता है, किसे हम एटम का नाम दे सकते हैं? हाँ जी क्लास। The smallest particle of any substance is an atom. Smallest particle, ठीक है जी। And they are indivisible. And they are indivisible. Okay. और कोई? Sir, they may or may not freely exist. मतलब किसी के अंदर भी हो सकते हैं, फ्रीली भी हो सकते हैं। ठीक है जी। बेसिकली देखो एटम जो है डिविजिबिलिटी का size of atom is extremely small. पिछले चैप्टर में ही हमने बात करी थी दैट एटम्स डिविजिबिलिटी तो दिखाते हैं, ठीक है जी। एटम को डिविजिबल किया जा सकता है, मींस अगर हम एटम के अंदर के पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं तो हम तभी तो जानते हो कि जब हमने उसको डिवाइड किया होगा, जब हमने उसको तोड़ा होगा, तभी तो हम उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं, न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। तो यानी एटम का जो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये तो बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया था। हालांकि जो हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंगली हमने ये बात जरूर कह दी थी that atoms are the smallest building block of any matter। ठीक है जी, हमने ये चीज जरूर एक्सप्लेन कर दी थी वहां तक कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर के जो सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक बनेगा उसी का नाम हमने क्या दिया था? एटम नाम दे दिया था। एटम। अब एटम जो है वो जैसा धामी मैम ने कहा कि फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। बिल्कुल सत्य बात है कि एटम जो होते हैं वो हमारे कुछ एटम एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमारे फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं जी? जैसे हमारी जितनी भी आइडियल गैसेस है, इनर्ट गैसेस है। सर AR आर्गन। हीना, नीना और करीना सबका जेरोक्स रंगीन। एक और था उसके बाद सर, एक और था तो लास्ट में था कोई रेडिएटिव एलिमेंट होता है। तो जैसे आप इन सारे एलिमेंट्स की जब बात करते हो तो ये सारे एलिमेंट्स आपके लिए किस फॉर्म में मिलते हैं? आपको फ्री स्टेट में मिलेंगे जी। कैसे स्टेट में मिलेंगे? फ्री स्टेट में, मींस अनरिएक्टिव स्टेट में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए मिलता है। फ्री स्टेट होने का मतलब क्या है? फ्री स्टेट होने का मतलब है कि एक एटम फ्रीली एग्जिस्ट कर सके। मतलब सर ना ही केटायन फॉर्म करेंगे ना एनायन। हाँ जी, आप जब क्लास में जाते हो तो क्लास में आप हमेशा दो दो बच्चों के पेयर में बिठा दिए जाते हैं, बड़ी पेयर जिसे कहते हैं। ठीक है जी। क्यों कहते हैं, क्यों बिठा देते हैं? ताकि दो बच्चे एक साथ बैठे तो वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं और दूसरा अपना स्टडी को सपोर्ट कर सकते हैं कि इनकेस अगर कोई बच्चा एक क्लास में एब्सेंट रह जाता है तो दूसरा प्रेजेंट हो जाता है तो वो अपना काम निपटा सके आसानी से। ठीक है जी, इस तरीके से रखते थे। पर फिर भी आपको क्लास में कुछ बच्चे ऐसे एक आधा मिल जाएगा, एक आधा एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो किसी से बात नहीं करता, जिसको पूरी क्लास में किसी से मतलब नहीं है, वो अपना अलोन सिंगल वन मैन आर्मी की तरह बिहेव करता है जी। ठीक है, जो कहता है अकेला है, मैं अकेला हूँ या ये अकेला ही काफी हूँ, काफी अकेला हूँ या अकेला ही काफी हूँ। ठीक है, वो यस सर, ये बुक में गिवन था, एक बार देखा था मैंने। यस सर, हिंट्स में था पीछे लखबीर सिंह में। हाँ हो सकता है। रियली? तो मतलब कहने का क्या है? ओके ठीक है, मतलब कहने का ये है कि हमारा जो एक सिंगल एलिमेंट होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस व्हाट? दैट मींस वो इलेक्ट्रॉन हमारे लिए, वो एलिमेंट, सॉरी सिंगल एलिमेंट अगर सिंगल एटम अगर कहीं पे हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या है? वो हमारे इनर्ट गैसेस का एटम होना हो सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे बहुत सारे एलिमेंट और भी ऐसे मिल जाते हैं जो हमें डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट या टेट्रावेलेंट
या पॉलीएटॉमिक, इस फॉर्म में मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जब हमारे दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जैसे H2 बन जाता है। मोनोएटॉमिक भी तो होते हैं ना, मतलब वो तो नॉर्मल हो गए हमारे। हमारे किसमें कंसीडर किए जाते हैं? मोनोएटॉमिक कंसीडर किए जाते हैं, जो मतलब सिंगल एटम से बने हो, ठीक है जी। सिंगल मोनोएटॉमिक टाइप का ऑफ एटम। टॉपिक है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ परमाणु एटम्स। हिंदी में परमाणु, नंबर ऑफ एटम्स कितने अटैच होते हैं तब जाके एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। इसी को हम क्या नाम देते हैं अपना? एटॉमिसिटी, ठीक है जी। एटॉमिक। तो जब H2 का मतलब क्या है हमारे लिए? H2 का मतलब है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के दो एटम्स आपस में कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। सर ये डायटोमिक हो गया ना? Yes, sir. इसको कहा जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन की जो गैस होती है वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म, यानी दो एटम जो आपस में एक साथ कंबाइन होंगे उस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। क्लियर है मेरी बात? Yes, Yes, sir. हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाए। पर अब सवाल ये है कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एटम से कंबाइन होगा क्यों? कोई भी एटम हमारा दूसरे एटम से कंबाइन होगा क्यों? जरूरत क्या है कंबाइन होने की? हाँ जी, तो ठीक वही वाली बात कि क्लास में बच्चा अकेला भी रह सकता है, पढ़ तो अकेले भी सकता है, पर फिर भी हम एक ग्रुप में रहना चाहते हैं, एक दोस्त बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भैया? ना बनाए, क्या जरूरत है दोस्त बनाने की? यस सर। है ना यश? है कि नहीं? शेल्स कल से करने स्कूल में वाला जाके कोई- बिल्कुल अकेला बेंच लेके कोने में जाके बैठा करना, किसी दोस्त यार दोस्त के साथ बैठने की जरूरी है। गोला बना के बैठते हो ना, वैसे मत बैठना। तो वो तो वैसे ही बातें करते हैं। तो मतलब जरूरत होती है। नो, फ्री पीरियड में होता है ज्यादातर वैसे। अगर मैं बिल्कुल अगर एक टेबल कोने में बिठा दूं आपको पूरी क्लास में से, तो क्या आप वहां पूरा दिन बिता पाओगे? अगर फ्री पीरियड नहीं होगा तो बिता पाऊंगा, वरना नहीं। पूरे दिन की बात कर रहा हूँ मैं, सब कुछ इंक्लूडेड है, फ्री पीरियड, टीचर पीरियड, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ। हाफ हाफ। पूरी क्लास आगे अलग बैठी है, आपको एक अलग से कोने में बिठा दिया, नो नहीं बैठ सर। पाओगे। क्यों नहीं बैठ पाओगे? क्योंकि वाइटर स्टेबिलिटी। याद रखना, इंसानी जो दिमाग है या कोई भी हमारा मैटर कह लीजिए, यूनिवर्स में हर एक चीज जो है वो हमेशा पेयरिंग में रहना चाहती है, ग्रुपिज्म में रहना चाहती है, ठीक है जी। ठीक वैसे ही हमारे जो एटम्स होते हैं वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं, अपनी स्टेबिलिटी के लिए दूसरे किसी एटम से कंबाइन होते हैं, ठीक है जी। शेल क्यों पूरा होते करते हैं। हैं? इसकी जवाब देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास होता है जी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन और के पास भी H2 एक ही सिंगल बनाएगा फिर वो अपना। अगर दोनों कंबाइन हो गए तो ये क्या बन जाएंगे? H2। इसका बी डुप्लेट कंप्लीट, इसका बी डुप्लेट कंप्लीट। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Cl2 बनता है जब हमारे पास। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। 17 का कॉन्फ़िगरेशन क्या 7. बनेगा? 7। 2 1 2 8 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन 7। एक और क्लोरीन आया। अब क्लोरीन जो है हमें पता है ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंट होती है, डेफिशिएंसी है इनके पास, एक इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए होता है। पर ये क्या करते हैं, ये क्लोरीन आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तो क्या बन गए? एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गए। बात समझ में आ रही है? yes, sir. तो सर ये कैटायन फॉर्म करेगा एनायन, क्योंकि ये दे भी रहे हैं और एक ले भी रहे हैं। इस कंडीशन में ये ना कैटायन फॉर्म कर रहा ना एनायन फॉर्म कर रहा, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल के तौर पे जाना जाएगा। कैटायन और एनायन जब होगा जब ये किसी तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर ले। यहाँ पर तो शेयरिंग की थी ना इन्होंने, तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंसी कहते हैं इसे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो बॉन्ड बना इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, और जो इनकी मॉलिक्यूल बना उसे क्या कहा जाएगा? क्लोरीन मॉलिक्यूल। जब ये सिंगल था तो क्या था? सिंगल था तो इसे कहा जाता था क्लोराइड, ठीक है जी, क्लोराइड आयन। पर जैसे ये कंबाइन हो गए तो क्या बन गया? क्लोरीन बन गया। क्या बन गया? क्लोरीन। Chlorine. तो आपको याद होगा मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था, सल्फर, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइट, इन चारों में डिफरेंस बताया था। नाइट्रोजन, नाइट्रेट, नाइट्राइड, सर सल्फर में नाइट्राइड। एक, जैसे 2 तो 3 वही 4। सेम स्थिति यहाँ पर भी आ जाती है कि जब ये चीज कंबाइन हो जाती है तो ये जन बन जाते हैं। जन हाइड्रोजन को तो हाइड्रोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन को पहले माना जाता था कि हाइड्रो मतलब होता है वाटर, हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर। Water. तो वो एग्जिस्टेड 2 के फॉर्म में करती है और मॉलिक्यूल। जो होता था जनरेटर, प्रोड्यूसर,
ठीक है जी। तो हाइड्रोजन गैस को पहले ये माना जाता था कि ये हाइड्रोजन गैस ही है जो पानी को प्रोड्यूस करती है। हाइड्रोजन गैस से वाटर प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? हाइड्रोजन, हाइड्रो जनरेटर यानी हाइड्रोजन प्रोड्यूसर, वाटर प्रोड्यूसर। ठीक है जी, इसलिए इसका नाम पड़ा था हाइड्रोजन। ठीक है, तो ठीक वैसे ही मतलब कहने का मेरा क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है कि दो मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं to gain extra stability they get combined. Getting it or not? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, कि ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाए। और याद रखना स्टेबिलिटी एंड एक और चीज क्या होती है हमारी एनर्जी, ये दोनों क्या करती हैं? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। यश बेटा क्या कर रहा है कंप्यूटर में? छोड़ देना उसे, जीने दे। अभी गेम खेलनी है बैठ के, क्लास बीच क्लास में पबजी खेलेगा? नो। स्टेबिलिटी और क्या बताया मैंने? एनर्जी, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जी। कैसे काम करते हैं अब देखो, ध्यान दो। अगर स्टेबिलिटी हो तो एनर्जी बहुत लेस रहेगी। एक मिनट लूंगा कर ली। और स्टेबिलिटी और एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे कि स्टेबिलिटी और एनर्जी कैसे काम करती है। बताइए जी। देखो मुझे बताओ, सपोज कोई बच्चा है जो छोटा बच्चा, ठीक है जी, खिला पिला के बिल्कुल नहला धुला के माता जी ने सुबह सुबह तैयार कर दिया, अब क्या करेगा? खाएगा या खेलेगा? खाएगा। तो खेलेगा, तो खेलेगा, खेलेगा, इधर उधर खेलेगा, कूदेगा, इधर से उधर, उधर से इधर, सारी जगह में उत्पात मचा के रखेगा। यानी एनर्जी मैक्सिमम थी तो स्टेबिलिटी क्या थी? कम, मिनिमम, ऑलमोस्ट ना के बराबर। ठीक है जी, यानी स्टेबिलिटी और एनर्जी का जो रेशियो मैं बता रहा था आपको। ठीक है जी, अब दिन भर खेला कूदा, ऑब्वियसली थक गया, शाम होते होते तक थक गया। अब जब थक गया तो क्या करेगा? खाना खाएगा। तो सोएगा या फिर खाना खाएगा। खाना पीना खा के फिर फाइनली रात में सो जाएगा। जब बिल्कुल थक जाएगा तो खा पी के बिल्कुल सो जाएगा। यानी मॉलिक्यूल जो हो वो बिल्कुल क्या हो गया? स्टेबल हो गया जी। अब जब सो रहा है तो शांति से पड़ा हुआ है ना इस जगह पे। यस ऐसा तो नहीं इधर से उधर अब भी बात मचा रहा है। ठीक है जी। यस सर। तो मतलब क्या हो कहने का कि जब रात में खा पी के सो गया तो स्टेबिलिटी क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। और एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम हो गई। मिनिमम। जब तक एनर्जेटिक था, जब तक इधर से इधर नाचे जा रहा था, पर जैसे ही एनर्जी लो डाउन होनी शुरू हुई तो इधर उधर भागने की एबिलिटी भी कम हो गई। ठीक वही काम है हमारे हर एक एटम के साथ भी। एटम्स में जितनी ज्यादा एनर्जी उतने लेस स्टेबिलिटी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी लेस एनर्जी। हर एक एटम जो चाहता है वो चाहता है स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा। और नॉट इवन एटम, दुनिया का हर एक प्राणी, हर एक चीज स्टेबल होना चाहते हैं एक्चुअल में। आप पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जय भैया क्या पढ़ाई कर रहे हैं? Because I want to be a big man. I want to be a big man, वो तो वैसे ही हो जाएगा, बड़ा हो तो वैसे ही हो जाएगा, खाता रहे सोता रहे। No, sir. हाँ, Richest person in the world. richest person in the world, ये मिथ है। पढ़ाई करने से कोई रिचेस्ट पर्सन नहीं बनता, ये बकवास की बात है सारी। पढ़ाई करके तो आप याद रखना, हमेशा दिमाग चला गया है इंसान रिचेस्ट पर्सन बनता है। अपने बेहतरीन आइडियाज से इंसान रिचेस्ट पर्सन बनता है। डिग्री इज जस्ट अ पेपर। ठीक है जी, आपकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको आगे बढ़ाती है। आप जितना मर्जी पढ़ाई लिखाई कर लो, डिग्रीज ले लो, बट जब तक आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब तक आप अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब तक आपके पास कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है, बेकार की चीजें। ठीक है जी, तो डिग्री इज आल्सो अ काइंड ऑफ अ रिसोर्स। तो एक्चुअल में आप पढ़ाई कर रहे हो इसलिए कि बड़े आदमी बन जाओ, पैसा कमा लो। हाँ, अच्छे से पैसा कमा लो, बड़े आदमी बन जाओ, शादी हो जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छे बच्चे हो जाए, और फाइनली
वो सेटल हो जाए, फाइनली आप उनको देखते देखते शांति से रेस्ट इन पीस हो जाओ। यस और नो? ताकि अंत में एक स्टेबल लाइफ जी सको, इसलिए पढ़ाई कर रहे हो आप। क्या सही बात है, गलत बात है? यस ताकि आपका बुढ़ापा इधर उधर भटकते हुए ना बीते, आपको अपने अंतिम समय में इधर से उधर काम करने ना जाना पड़े, इसलिए आप चाहते हो कि भाई एक स्टेबल लाइफ मिल जाए, इसलिए पढ़ाई कर रहे हो आप। ठीक है। एक चींटी होती है ना, जो छोटी सी चींटी, वो भी अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रही थी। वो दिन भर क्या करती है इधर से उधर? सर अपना वो खाना खाना लेके ढूंढती है। या- दिन भर खाना ढूंढते हैं, खाना जब मिल जाता है तो उसे उठा के बिल में ले जाती है अपने कॉलोनी में। पता है आपको, आंट्स की कॉलोनी होती है। तो वो फाइनली यस सर, इसलिए कर रहे थे ताकि जब सर्दियां आए या ऐसा मौसम आए जहां पे वो बाहर ना निकल पाए, तो आराम से स्टेबल जिंदगी जी सके और आराम से बैठ के खाना खा सके। एक भारी Yes. विशाल प्लेनेट जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, वो भी एक्चुअल में चक्कर क्यों लगा रहा है? स्टेबल। ग्रेविटेशन चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वो एक्चुअल में चक्कर नहीं लगा रहा, वो एक्चुअल में गिर रहा है। याद है? जो हमारे सैटेलाइट्स हैं चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं हमारे, वो एक्चुअल में धरती पे गिरना चाहते हैं, बट जितना वो गिरना चाहते हैं उतना ज्यादा अर्थ हमारी कर्वेचर ले लेंगे तो फाइनली राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड इनफाइनाइट टाइम तक गिरना चाहते हैं। वो भी स्टेबिलिटी के लिए घूम रहे हैं जी। यानी कि इस यूनिवर्स में एक बड़े भारी प्लैनेट से लेके एक छोटी चींटी तक सभी कोई क्या कर रहे हैं? स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक वैसे हमारे जो एटम्स है वो भी क्या चाहते हैं? स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं अपनी एनर्जी लूज कर दूं और स्टेबल हो जाऊं। तो इसीलिए वो क्या फॉर्म करते हैं? एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। बात समझ आ रही है? यस सर Yes, किसी sir. दूसरे से कंबाइन होते हैं। कैटायन है तो एनायन से कंबाइन हो जाएगा। एक फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। जिसका डुप्लेट कंप्लीट नहीं है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। मींस कहने का मतलब ये है कि आपका जो तरीका, आपका जो इस दुनिया में जो चीजें हैं वो सारी स्टेबिलिटी की तरफ भाग रही हैं। ठीक है। हमारे एटम से लेके हमारे प्लैनेट से लेके हमारा पूरा जीवन। तो ठीक वही जो काम है वही हमारे एलिमेंट्स के साथ होता है, एटम्स के साथ होता है। कि एटम्स क्या करते हैं? दो एटम कंबाइन हो गए आपस में, एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया। अब याद रखना, एक मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारे दो तरीके से होता है। मॉलिक्यूल जो होता है ये होमो एटॉमिक नहीं, होमो एटॉमिक भी हो सकता है और हेटेरो एटॉमिक भी हो सकता है। होमो एटॉमिक मतलब जब दोनों एटम एक जैसे आ जाए, O2 Cl2 ये सारे क्या है हमारे होमो, एक जैसे एटम जब आपस में कंबाइन हो जाए, एक ही एटम, एक ही स्पीशीज के दो एटम जब आपस में कंबाइन हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। क्या कहा जाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। Of an element. atom. ज्यादा डिफरेंट स्पीशीज कंबाइन हो जाए, जैसे H2O, CO2, NH4, NH3, ठीक है जी, C6H12O6, ये भी एक मॉलिक्यूल है, याद रखना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो मतलब कहने का क्या है? ये सारे हमारे लिए क्या है? इसमें अलग अलग स्पीशीज के एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। दिस इज नोन एज व्हाट? हेटेरोटॉमिक। हेटेरोटॉमिक, या कह दीजिए मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। गेटिंग इट और नॉट? यस सर यस Yes, sir. ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है जी। और होमोएटॉमिक मतलब क्या हुआ? जहां पे मॉलिक्यूल्स एक एलिमेंट की स्पीशीज से बने। ठीक है जी, मतलब सेम टाइप। सर एलिमेंट मतलब जब सेम हो। एलिमेंट का मतलब है कि जहां पे सेम एटम एक साथ कंबाइंड हो, और कंपाउंड का मतलब था जहां पे दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में एक फिक्स रेशियो में जुड़े, तो उसको नाम हम क्या देते थे? कंपाउंड का नाम देते थे। तो ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही? यानी Yes. होमो एटॉमिक और Yes, हेटेरोटॉमिक यानी मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं। अब सवाल ये है कि जब हमारे मॉलिक्यूल्स बने तो क्या होंगे? दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन हुए क्यों हुए? टू मिनिमाइज देयर एनर्जी, टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? यस सर यस सर। Yes, sir. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चैप्टर पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर Yes. Sir, taken. सर टेकन So take फिर हमारा एक जो टर्म थी एटॉमिसिटी, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। एटॉमिसिटी मतलब क्या है? नंबर ऑफ एटम्स कितने कंबाइन होते हैं हमारे एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए।
अब ये मॉलिक्यूल हमारे कैसे हो सकते हैं? होमो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक या डाई ट्राई, इस तरीके से भी होते हैं। अब बात आती है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो जी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? पहली बात ये समझो, केमिकली कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? केमिकली जब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ती है तो उसी को क्या कहते हैं? केमिकल कॉम्बिनेशन। ये बात तो सत्य है। यस सर। केमिकल Yes, sir. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था? दो या दो से ज्यादा चीजें जब जुड़ जाएं तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे लॉज दिए गए। ठीक है जी, 8 to 10 लॉज थे बेसिकली, जो कि आप ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे क्लास में। अभी 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपके पास सिर्फ 2 ही लॉ है, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओए, कंजर्वेशन ऑफ मास। मास सर। नॉट एनर्जी, वो तो फिजिक्स में है। ठीक है जी। अब कंजर्वेशन ऑफ मास से मतलब क्या है? पहले तो इस बात का तात्पर्य समझ लीजिए कि कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि मास को कंजर्व कर लेना। ठीक है जी, यानी कि Yes, sir. स्टेटमेंट क्या जाती है? इन एनी केमिकल एक्शन mass is always conserved. मतलब क्या है? वैल्यू क्या लीजिए? और mass of reactant is always equal to mass of टोटल मास product. ठीक है जी, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट जितना होगा मास ऑफ प्रोडक्ट भी उतना ही रहेगा। ठीक है जी, जैसा कि हमने एक एग्जांपल भी किया था, आपको याद होगा, मैंने बोला था मुझे चाय बनानी है, सपोज क्या करनी है जी? चाय बनाना। चाय बनानी। चाय बनानी है जी। और मैं वो चाय बनाने का जो तरीका निकाला, मैंने किसमें बना रहा हूँ चाय? एक कुकर में, प्रेशर कुकर। यस। ठीक है जी, अब वो प्रेशर कुकर में जब चाय बनाऊंगा तो क्या होगा? सर चाय बनेगी नहीं। चाय को क्या मतलब है? सर कुकर में चाय कैसे बनेगी? नहीं, आप कुकर की बात कर रहे हो, कागज में चाय बना देगा आदमी की। कागज पे वाटर बॉईल किया जा सकता है। चाय को इससे मतलब थोड़ी कि आप किसमें बना रहे हो उसे। सब वाटर में फिर तो मतलब कागज तो जल जाएगा। करके देखूंगी किस दिन, लैब में आना, साइंस लैब में करके देखूंगा, कागज पे पानी उबाल के देखूंगा आपको। तो देखो रियली अब हुआ क्या? इस कुकर में हमने लिया जी कितना? 100 ml वाटर ले लिया जी। ठीक है जी, और मिल्क ले लिया जी, 100 ml ही मिल्क ले लिया जी, और शुगर डाल लीजिए। कितनी डाल दी? सपोज 10 ml डाल लीजिए। वॉल्यूम में ले रहे हैं सब चीजें, हम लिक्विड में ले रहे थे, एमएल में काउंट कर रहे हैं सब चीजें। और क्या डालते हैं बताओ भाई? सर अदरक। अगड़ा जो बना डालने से वो 20 ml। ठीक है जी, अदरक, चीनी, चाय पत्ती, व्हाटएवर इट इज, हमने सब कुछ मिला के इस कुकर के अंदर डाला। कुकर में ढक्कन लगाया और सील टाइट करके उसे चढ़ा दिया जी। किस पे? आग के ऊपर। अब हमने आग के ऊपर चढ़ा दिया, जलाना शुरू किया। क्या होगा जी? 10 मिनट बाद में चाय बन जाएगी, 15 मिनट बाद बन जाएगी। यस और नो? यस 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 सर। भाई साहब एक बात बताऊं, कुकर के अंदर जो चाय बन सकती है ना, वो किसी वेसल में नहीं बन सकती। कुकर से बेहतरीन चाय किसी में बनेगी भी नहीं, सबसे तेज बनेगी और प्रेशराइज्ड मामला है क्योंकि। अच्छा, तो अब जब हमने ये सारा डाला तो मुझे बताओ जो ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा वो कितने ml का बनेगा? सर सबको ऐड करेंगे 230। 230 230 ml। क्यों बना? सर इन सबको ऐड कर दिया ना। उतना ही तो रहा, कोई लॉस या गेन सर नहीं हुआ यार पार्टी की।
Yes, sir. Yes. Yes. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कुकर में बनाने का क्या कारण था, कोई बता सकता है? सर ताकि इवेपोरेट Yeah, ना हो वो जो भी ऊपर वाटर हाँ, होगा, loss मिल्क ना हो। होगा। ताकि वाटर अगर इवेपोरेट हो रहा है या गायब हो जाएगा तो हमारा तो वाटर वेपर कम रह जाएंगे यहाँ पे। दैट्स व्हाई वी यूज दिस वेसल, क्लोज्ड वेसल। तो याद रखना, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को प्लेस करते हैं, केमिकल रिएक्शन उसको करवाते कवर हैं, करते तो हैं। हम एक क्लोज्ड वेसल में करवा रहे हैं अगर, तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विल ओबे 100%। अगर उसे क्लोज्ड वेसल के अंदर करवाया जाए तो मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि अगर आप जितना रिएक्टेंट डालोगे आपको उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप इस धरती में मौजूद किसी भी चीज का मास ना बना सकते हो ना बिगाड़ सकते हो, खत्म भी नहीं कर सकते आप उसे। ऐसा भी नहीं कि आप उसे जीरो कर दो। ठीक है जी। अच्छा, अब एक लॉजिकल सवाल ये कि हम इस अर्थ के मास के साथ क्या कर रहे हैं? उसे घटा रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं, या जितना है उतना ही छोड़ दे रहे हैं? बताओ जी। हमारी अर्थ का मास जो है वो कांस्टेंट है, ये घट रहा है, बढ़ रहा है? जल्दी बोलो। सर घट रहा है क्योंकि हम उसका रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं अपने यूज के लिए। जैसे सर कि पेड़ काटते हैं। फिर वाटर यूज कर रहे हैं, ट्रीज कट कर रहे हैं जगह बनाने के लिए। तो आप यूज कर रहे हो इन द सेंस क्या कर रहे हो? भाई पानी से मैं नहा लेता हूं, दैट डजंट मीन ना कि मैं वो पानी गायब कर देता हूं। ऐसा तो नहीं है। भाई शावर के नीचे खड़े होकर पानी नहा लेते हैं तो ऐसा थोड़ी कि वो पानी हम अपने जिम भर के घर ले गया अपने। है ना भाई? वो पानी रहा तो वही का वही। Yes. सर तो कांस्टेंट है। ड्रेनेज में चला गया, ड्रेनेज से चला गया वो बड़े ड्रेन में, ड्रेन से चला गया नदी में, नदी में चला गया नाले में, सीवर में चला गया, सीवर से फाइनली ओशन में चला गया। ये सुनो। Yes. Yes, sir. यस पर सर। स्टेबल है, जब जितना जा रहा है उतना आगे है। पेड़ काट के जला देते हो उसको, अब क्या कर रहे हैं? सर फिर पेड़ भी तो उगा रहे हैं सर पर साथ वो ही साथ। सर वो भी यूज हो रहा है पर तब भी एक गधेड़ा, मैं तो पूछ रहा हूँ constant ही पेड़ रहेगा। काट के जला दिए, यस सर। अब बताओ मास का लॉस हुआ या नहीं हुआ? सर हुआ। सर हुआ। होगा। सर वो तो एशेज में बन जाएगा फिर। तो मास तो ऑब्वियसली Right, कम हो तो जाएगा। एट का मास और उस वुडन लॉग का मास इक्वल होगा, नो। नो सर। नो सर। होगा। तो फिर लॉस हुआ या नहीं यस हुआ? सर हुआ। Yes. सर लॉस। पर अभी तो हमने पढ़ा दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो गलत बात लिखी गई है। मतलब Yes. क्या उन्हें ये बात नहीं समझ में आई होगी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बनाने वालों को ये बात नहीं समझ में आई होगी कि भाई ऐसा तो हम गलत लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। सर इसमें हम डिस्ट्रॉय थोड़ी कर रहे हैं, वो इधर उधर उड़ के मतलब एयर के फ्लो से इधर उधर चली गई। कहाँ गई? कौन गई? यहाँ पर रहेंगी तो अर्थ पे ही। जब आप वुडन लॉग को जलाते हो एक्चुअल में आप कार्बन के मॉलिक्यूल्स को बर्न कर रहे हो। वुडन लॉग किससे बने? स्टार्च से, ग्लूकोज से। ठीक है जी। तो जब आप वुडन इसको बर्न करते हो तो आपके कार्बन के प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं बहुत सारी। वो बात समझ में आ रही है? होते हैं। यानी Yes, कि sir. आपका वो एक्चुअल में किस फॉर्म में आ गया? वो सॉलिड से बस किस फॉर्म में आ गया? गैसियस फॉर्म में आ गया। और वो जो धुआं निकला, जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकले, वो सारे कहां गए? वो सारे हमारे एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो गए। तो एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया हमारा सारा मामला। यस और नो? Yes. यस सर। यस सर। यानी कि क्या मास का लॉस हुआ है नहीं हुआ? सर हुआ। ओए कैसे हुआ? पर सर वो उसमें एब्जॉर्ब हो गई ना, तो हमारे पास कैसे रही? वो तो जल्दी के एटमॉस्फेयर बाद में रहा तो डिसॉल्व हो अर्थ के गई। एटमॉस्फेयर में ना। Yes sir तो फिर जीरो होगा। भाई ऐसा तो नहीं हुआ कि जल के कहीं और चांद पे चला गया? यस सर। तो नहीं हाँ, तो अर्थ में ही।
फाइनली वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। यस सर। ये सुनो, अब ये मत सोचना कि भैया लकड़ी जलाने से तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं, तो मतलब चलो हम पौधों की मदद कर रहे हैं, लो कार्बन डाइऑक्साइड और ले लो थोड़ा सा, ये मत सोचना आप नहीं, चलो और आग जलाते हैं, नहीं। अच्छा जी, तो अब सवाल वही का वही है बी, कि अर्थ के मास का क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कॉन्स्टेंट रख रहे हैं? सर स्टेबल है ना, बट ना घटा रहे ना बढ़ा रहे। यस ठीक है सर, जी, कौन एक्चुअल में क्या है, हमारे अर्थ का मास स्टेबल है। ठीक है जी, लास्ट ईयर भी कुछ बच्चों को जब ये बात पढ़ाई गई थी तो कुछ बहुत सियाने जो लोग थे उन्होंने बहुत दिमाग लगाया इस पे और कहा सर घटा रहे हैं। मतलब भाई कैसे घटा रहे हैं? तो वो बोले कि हम हर साल कई मीट्रिक टन के सैटेलाइट्स लॉन्च कर देते हैं, बहुत सारा फ्यूल, बहुत सारा मास हमारा सैटेलाइट की फॉर्म में अर्थ की क्रस्ट से बाहर चला जाता है। यस और नो? यस सर। यस सर। यानी अर्थ का मास घट रहा है। फिर कुछ और तेज तर्रार वाले बच्चे निकले और उन्होंने और दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि सर नहीं, हर साल हमारे मतलब पूरी अर्थ पे बहुत सारे मीटियोर शावर भी तो होती है, मीटियोर एस्टेरॉइड्स भी तो टकराते रहते हैं छोटे छोटे सर तो भी बढ़, तो यानी वो कह रहे हैं कि मास बढ़ा रहे हैं हम। तो इट्स अ डाइसी क्वेश्चन। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कुछ मायनों में हम कम भी कर रहे हैं और कुछ मायनों में हम बढ़ा भी रहे हैं। हम नहीं बढ़ा रहे एक्चुअल में, पर मीटियोर शावर हो रही है या बाहर से कोई एलियन ऑब्जेक्ट आ रहा है तो भी तो वो मास बढ़ा ही रहेगा कहीं ना कहीं। ठीक है जी, तो अर्थ हालांकि बहुत बड़ी है और इन सब छोटे मोटी चीजों से फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हालांकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन कर लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें ये कहता है कि मास को हम बिगाड़ या विनाश नहीं कर सकते, इसको बना नहीं सकते, और इसे केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सर व्हाट इज द आंसर द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड? सॉरी सर जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या है? आप सोचना, अब आप भी सोचो भाई, हर साल के हर बैच के बच्चों से पूछा गया क्वेश्चन है ये, आप कुछ नई बातें ऐड ऑन सर ये पूरा डाइसी है, मतलब बढ़ा भी रहे हैं, कम भी कर रहे हैं, स्टेबल भी है। तो दो वेक्टर तो मैंने आपको बता दी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। चलिए एक एक एग्जांपल टेकन। कह रहे हैं इन अ रिएक्शन 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, द प्रोडक्ट गिव्स 2.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है जी, कैसे है ये? सोडियम कार्बोनेट हमारा रिएक्ट कर रहा है जी, Na2CO3 हमारा रिएक्ट कर रहा है जी, इससे रिएक्ट कर रहा है हमारा 10 ग्राम ऑफ HCl। ठीक है जी, और क्या दे रहा है हमें? 2.5 ग्राम ऑफ CO2 और NaCl दे रहा है जी। कितना है? 4 ग्राम ये है जी, 10 ग्राम HCl है जी, और 2.5 ग्राम हमें ये मिल रहा है जी, और 11.5 ग्राम हमें ये मिल रहा है जी। बताओ जी, क्या ये केमिकल रिएक्शन जो है हमारा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है या नहीं करता? सर करता है, क्योंकि 14 ग्राम आ रहा है दोनों साइड से। 14 ग्राम आ रहा है। 14 ग्राम। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए हमें सीधा से क्या चाहिए? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है जी हमारा? 4 ग्राम प्लस 10 ग्राम यानी कितना है जी? 14 ग्राम। 14 और ग्राम। 2.5 ग्राम प्लस 11.5 ग्राम यानी कितना है जी? जल्दी 14 ग्राम। 14 ग्राम आ रहा है। That means has proved that it will give
it will follow the law of conservation of mass. बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. This was the first law of chemical combination. ठीक है, अब हमें ये पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात करें तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म क्यों होता है? तो ये बता सकता है क्या कि दो चीजें रिएक्ट करती ही क्यों हैं? ना करें? हाँ जी सर सर वो उनकी react- टेंडेंसी होती है इसके लिए, हाँ, तो वो एक साइड उनकी टेंडेंसी में होते हैं ना उनके मॉलिक्यूल्स, तो वो रिएक्ट करते हैं उनको। मेरा सवाल ये है कि आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, उसमें HCl डाला तो CO2 मिल गया और NaCl मिल गया, ठीक है जी। ऐसा हुआ ही क्यों? सोडियम कार्बोनेट में अगर HCl डालते और ये रिएक्ट ही ना करता तो क्या होता? इसने रिएक्ट करा ही क्यों? क्या HCl अपने आप में स्टेबल कंपाउंड नहीं है क्या? नया कंपाउंड फॉर्म करने के लिए। अब इस चीज का जवाब क्या है? देखो याद रखना, मेरी और यश की दोस्ती थी, ठीक है जी। यश बढ़िया बालक है और ठीक ठाक घर का है, मैं जो हूँ ठीक ठाक हूँ, नॉर्मल सा, बस पैसा नहीं है जी, रिच नहीं है, देखने में तो मैं हूँ ज्यादा सुंदर तो नहीं हूँ, बदसूरत ही कह लो, ठीक है जी। और इस तरीके से यश की और मेरी दोस्ती चल रही है बढ़िया, ठीक है जी। अब एक और कहानी में एलिमेंट आ गया, कोई लड़का आया निश्चय सिंह, सपोज पुष्कर राठौर जी आ गए जी हमारे। अब राठौर साहब आए, भाई साहब देखने में सुंदर, एकदम चकाचक, बिल्कुल बढ़िया, एकदम नए कपड़े और बहुत पैसा, गाड़ी से उतर रहे सीधा BMW, ठीक है जी, पैसा ही पैसा। तो यश का दिमाग हो सकता है थोड़ी देर के लिए पलटे और कहे कि यार ये संजीव से तो मजा नहीं आ रहा, इसकी दोस्ती मुझे ज्यादा रास नहीं आ रही, अब कोई नया लड़का देखा जाए और उससे दोस्ती की जाए। तो अब यश सोचेगा कि संजीव एक काम कर भाई, आज से हमारी दोस्ती को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं और अब मैं पुष्कर से दोस्ती बना रहा हूँ। सो दिस इज द रूल। ये नो सर नहीं, ये बेटा सत्य है और ये बिल्कुल सत्य बात है, ये ऐसा होता है, असल जीवन में ऐसा ही होता है। एडवांस चीज को देख के उसके पास उसको मतलब अपना बनाने का एक आपके होता है। पास iPhone 6 है तो आप भाग के iPhone 7, 8 की तरफ जाओगे। आपके पास iPhone 10 था तो आप कह रहे थे नहीं नहीं अब तो 13 आ गया, अब तो मैं भी 13 ही लूंगा, जान जाए पर iPhone ना जाए, ठीक है। तो ये तो सत्य है, ये जीवन का कटु सत्य है। क्या इंसान या कोई भी चीज हमेशा अच्छी चीज की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होती है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? अरे क्यों बोल रहा भाई? यस सर। ठीक है जी। तो ठीक वही काम हमारे केमिकल कंपाउंड्स के लिए भी है कि हमारे जो केमिकल रिएजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं हमेशा। बात समझ में आ रही है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, Na2CO3 बढ़िया स्टेबल कंपाउंड था, पर जैसे ही HCl मिला तो HCl क्या होता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज आता है और H पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब सोडियम तुरंत हमारा किस पे अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, Cl पे, और क्या बनाएगा, NaCl बना देगा, और जो बचा हुआ कंपाउंड था वो हमारा CO2 बन जाएगा। अभी हमने इसकी बैलेंसिंग नहीं करी है, याद रखना। बैलेंसिंग अगर चाहो तो आप ऐसे कर भी सकते हो, 2Na, तो इक्विलिब्रियम बनेगा ना अगर उससे लॉजिक से देखें। तो इसमें वाटर में मिलेगा भाई। सर ये इक्वल तो उससे बने नहीं अभी। ठीक है, इक्वल की बात नहीं है, अभी वैसे रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल भी आएगा। सर ठीक है, H2O वो बचा तो सही। हाइड्रोजन को तुमने भी बैलेंस नहीं किया ना, क्योंकि ठीक है कोई बात नहीं। अभी के लिए सिर्फ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे काम करता है। तो रिएक्शन होने का जो मेन कारण है वो क्या है, टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है जी, जब भी कोई एक्स्ट्रा रिएक्टिव एलिमेंट आएगा, रिएक्ट करेगा, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा और नए केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। यस सर। ठीक है जी। नए केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्म होने का केवल और एकमात्र कारण यही है, टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। चलिए जी, अब चलते हैं अपने अगले लॉ में।
कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हाँ जी, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो बता सकता है इसकी स्टेटमेंट क्या है? So according to the law, a pure chemical compound always consists of the same element. दोबारा बोलो। A pure chemical compound, सर प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है उनका मास में, एक एलिमेंट Yes, और sir, एक प्योर केमिकल कंपाउंड का बी इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। same elements that are Combined together. combined together in a fixed proportion By mass. ठीक है जी। कहने का मतलब क्या है जी, ध्यान दो। यानी कि आपका जब भी कोई प्योर केमिकल कंपाउंड फॉर्म होगा तो उसमें जो भी हमारे एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, जो भी एलिमेंट्स वहां पे मौजूद होंगे, वो सारे एलिमेंट्स हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहने की कोशिश करेंगे। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहने का मतलब क्या है हमारा? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहने का मतलब है कि उनका प्रोपोर्शन बाय मास हमेशा फिक्स्ड रहेगा। अच्छा, अब इसका एग्जांपल कैसे देख सकते हैं? एग्जांपल देखिए, जो आपने बिस्लेरी से निकाला, बिस्लेरी बॉटल में से लिया, वो भी क्या है? H2O. वाटर। बॉटल, ठीक है जी। जो आपने कहां से लिया? रेन वाटर, रेन से लिया, वो भी क्या है? H2O। H2. जो आपने किसी ड्रेनेज सिस्टम से उठाया, वो भी क्या है? H2. मतलब H2O। में है तो हर बार क्या? H2O का ही मॉलिक्यूल है। अब वो चाहे किसी भी कंडीशन में हो, वो मॉलिक्यूल चाहे किसी भी कंडीशन में हो, वो रहेगा तो क्या? हमेशा H2O, यानी 2:1 के प्रोपोर्शन में। अगर एटम के प्रोपोर्शन में देखा जाए तो 2:1 के प्रोपोर्शन में रहेगा। अगर उनके मास के प्रोपोर्शन में देखा जाए तो मास का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए? हाइड्रोजन का होता है हमारा 2 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब इसको अगर सिंपलीफाई करें तो कितना हो जाएगा? 1:8। Yes, sir. बात समझ में आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? Yes, sir. सर आगे। मतलब कहने का क्या है? पानी का मॉलिक्यूल सैंपल H2O अगर आप ले रहे हो, चाहे किसी भी सोर्स से लो, वो हमेशा क्या दिखाएगा? वो 1:8 के रेशियो में आपस में जुड़े हुए होंगे। ये क्या है? बाय एटम। ये क्या है? बाय मास। ठीक है जी। अब H2O तो H2O होगा जब भी हम कहेंगे वाटर। अगर ये H2O की जगह H2O2 हो जाए तो अब क्या बन गया? ये क्या भी वाटर है? नो सर, अब नया कंपाउंड है। Oh, sir. Yes, sir. ये पेरोक्साइड बन गया। अब ये पानी रहेगा एटलीस्ट। ठीक है जी। अगर मैं कह दूं H3O3 बना दो जी, ये भी तो नहीं क्या बन अपनी पाता। एक भी मॉलिक्यूल या कोई भी एटम अपना प्रोपोर्शन अगर बिगाड़ दे तो वो एलिमेंट, वो मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। समझ आ रही है? यस sir. सर। Yes, वो Yes, sir. मॉलिक्यूल अपनी एज इट इज आइडेंटिटी लूज कर देगा। मतलब अब वो चाहे कुछ भी कहलाए पर पानी नहीं कहलाएगा जी। बात समझ में आ रही है? सो Yes, क्या sir. चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपाउंड के कंपाउंड होने के लिए? सर अपने प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहना। एग्जैक्टली क्योंकि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स वहां कंबाइन हो रहे हैं, उनको एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रखना। अगर वो प्रोपोर्शन मेरा फिक्स नहीं है तो क्या होगा? काम गड़बड़ हो जाएगा। CO2 के बारे में बात करते हैं। CO2 क्या है? ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कभी भी आग जलाओगे, कंबशन होगा तो CO2 तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बाय प्रोडक्ट है ही है, 100% है। ठीक है जी। अब CO2 की बात करें तो इसका मास कितना था जी कार्बन का? 12।
ऑक्सीजन का मास कितना होता है जी 16, 2 मॉलिक्यूल है कितना होता है 13। सर वो दिख नहीं रहा क्या तो- होगा रिफ्लेक्शन हो रही है तो लाइट का वो हो रहा है। ठीक है CO2 तो Yes, कार्बन sir. का 12 और ऑक्सीजन का 32। 32। 32 अब जो 32 बना तो क्या बन रहा है ये 12 और 32 का रेशियो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। क्या लाइट चल रहा है क्या बाहर पर? नहीं नो सर, सर ठीक है। यहाँ नहीं चल रहा ठीक है जी 12 और 32 तो कितना हो जाएगा 4 3 12 4 8 32 यानी 3:8 आया। तो क्या है तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाय मास क्या प्रोपोर्शन क्या रेशियो दिखाएंगे हमेशा 3:8 का दिखाएंगे। अगर ये 3:8 का ना दिखा रहे हो तो मींस व्हाट मींस ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल नहीं है, चाहे कुछ भी और हो सकता है। सर वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। सो जो प्रोपोर्शन है वो कैसा रहेगा वो हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन रहेगा, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहेगा। ठीक है जी। ये जो लॉ था ये कौन से साहब ने दिया था? ये थे हमारे कौन जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट साहब थे जिन्होंने ये वाला लॉ हमें दिया था। सर ये दोनों लॉज है यही लॉ कांस्टेंट ऑफ नहीं और ये वाला और जो ये वाला था कि हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो था वो हमारे एंटोइन एल लेवोइस्टर लेवोइयर एंटोनी लेवोइयर। लेवोइस्टर ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं और हमने अपने दोनों लॉज खत्म कर लिए अच्छे से। हमें पता चल गया है कि हमारे जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ होते हैं वो कैसे होते हैं। क्लियर है मेरी बात? यस सर चलिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ विल सी यू इन द स्क्रीनशॉट ले ली इसका।